दिवाली आने में अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है, पर दिवाली के लिए हम इतना एक्साइटेड होते हैं कि काफ़ी दिन पहले से ही अपने घर को डेकोरेट एंड क्लीन करना शुरू कर देते हैं। पर इसी क्लीनिंग एंड डेकोरेशन में हम अपने घर के कुछ कॉर्नर्स को इग्नोर कर देते हैं, जैसे उनको डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइज करना। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग में बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही घर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम टाइम रहते ही कंप्लीट कर देते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग में रह जाते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं अपने बेटे के स्टडी टेबल और ड्रेसिंग एरिया को अच्छे से डीप क्लीनिंग करने की सोच रही थी। तो सोचा क्यों ना दिवाली आने से पहले ही पूरे इस एरिया को अच्छे से डीक्लटर एंड ऑर्गेनाइज किया जाए। और आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि किसी भी रूम की डीप क्लीनिंग का मतलब है पूरा दिन उसी रूम को देना। और जिस दिन बच्चों के एग्जाम हो, तो जब तक घर के काम करके फ्री बैठे ही रहते हैं कि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। तो मॉर्निंग में जितना काम मुझसे हो जाता है मैं उतना कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर बच्चों के साथ टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बहुत सी मम्मीज मुझसे रिलेट कर पाएंगी जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं। जब तक टॉयज ठीक कंडीशन में रहते हैं तब तक बच्चे उनके साथ खेलते नहीं है, इधर उधर फेंक देते हैं, या जब खराब हो जाते हैं या किसी बच्चों के पास देखते हैं तो उन्हें वो ही चाहिए होता है। तो ये गन काफी टाइम से बंद पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से खराब हो गई थी, तो मैं इसको फेंकने ही वाली थी, बट मेरे छोटे बेटे को इससे ही खेलना था। तो मैंने सोचा फेंकना तो है, इस बेटर कि एक बार इसको ना ट्राई किया जाए। तो इस गन को खोल के मैंने थोड़ा बहुत रिपेयर कर दिया था, ये बिल्कुल पहले जैसे काम करने लग गई थी। तो हम होम मेकर्स को इस तरीके के छोटे छोटे रिपेयरमेंट आने ही चाहिए, और बच्चों को अगर बहुत दिनों बाद कोई टॉयज मिल जाए ना, तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हर सामान को हटा हटा कर साफ किया जाए, स्पेशली उस दिन जिस दिन बच्चों के एग्जाम होते हैं, क्योंकि बच्चे 11:30 बजे तक घर पर आ जाते हैं। तो मेरे बड़े बेटे के भी लास्ट एग्जाम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा उससे पहले इसके पूरे स्टडी टेबल को अच्छे से डीक्लटर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे अभी उसकी काफ़ी कॉपीज़ वगैरह भी चेंज होने वाली है, और काफ़ी ऐसी रजिस्टर या रफ कॉपीज़ बची हुई यहाँ पे रखी हुई है जो कि अब नहीं चाहिए। तो डीप क्लीन का मतलब ही ये होता है हर चीज़ को हटा हटा कर सारे कोनों को अच्छे से क्लीन किया जाए। तो सारे सामान को मैंने बेड के ऊपर रख दिया था, एक पुरानी बेडशीट रख के, जिससे कि नीचे की बेडशीट भी खराब ना हो। अब आपको घर की किसी भी कोने को क्लीन करने के लिए महंगे सॉल्यूशन या महंगे ब्रश की जरूरत नहीं है, बस आपको एक होममेड सॉल्यूशन चाहिए, एक ब्रश और एक कपड़ा। और ये जो आप ब्रश देख रहे हैं, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था 83 का। अगर आपको भी ये परचेस करना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ये स्टडी टेबल एक कोने पे रखा हुआ है, तो ऊपर की साइड कभी कभी थोड़े जाले वगैरह आ जाते हैं, या डेस्क में काफी डस्ट वगैरह आ जाती है, क्योंकि बच्चे पेंसिल कलर वगैरह शॉर्प करते हैं, तो उसके छोटे छोटे पीसेस डेस्क में रह जाते हैं। तो सबको अच्छे से क्लीन किया। अब इस बुक शेल्फ को भी अच्छे से मैंने डीप क्लीन कर दिया था। ये बुक शेल्फ मैंने खुद से DIY करके बनाया था, बहुत ईजी है इसको बनाना। अगर आप इस तरीके का कुछ शेल्फ बनाना चाहते हैं बुक्स रखने के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। अब इस डेस्क में पेन का निशान लग गया था, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था। तो डिटॉल से कोई भी पेन के निशान होते हैं ना, बड़ी ईजिली चले जाते हैं। तो डिटॉल लगा के मैंने इसको 1 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद इसको मैंने ब्रश के हेल्प से क्लीन कर दिया, फिर एक साफ कपड़े से जितना भी निशान था वो निकल गया था। अब आ रही थी बच्चों के सारी स्टेशनरी को अच्छे से डिक्लटर करने की। तो इस रैक में जितना भी बच्चों का स्टेशनरी का सामान है वो सब रखा हुआ है, जैसे पेन, पेंसिल, कलर्स वगैरह, ये सब थे। अब बच्चों के काफ़ी ऐसे कलर्स होते हैं जो कि ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी बच्चे उसे रखे रहते हैं। और मेरे घर में तो छोटा बेटा है, वो जब भी यहाँ से कलर्स वगैरह पिक करता है या यहाँ रखता है तो काफ़ी मैसी कर देता है, क्योंकि अभी उसको उतना आइडिया नहीं है। तो इस रैक में मैंने नीचे एक पेपर बिछाया हुआ था, जिसकी वजह से इस बार ये रैक ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था। फिर भी इस कोने में पेंसिल जो बच्चे शॉप करते हैं उसके छोटे मोटे पीसेस रह जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डस्ट आ जाता है। तो इस बार इतना गंदा ये डेस्क नहीं हुआ था, क्योंकि मैं इसको टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। अब बारी थी इसको अच्छे से क्लीन करने की। तो यहाँ पे मैंने जो होममेड सॉल्यूशन है उसी से इसको क्लीन किया। ये काफ़ी बेस्ट रहता है। इसमें मैंने विनेगर, बेकिंग सोडा, पानी और डिटर्जेंट लिक्विड ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से सारी सरफेस अच्छे से क्लीन हो गई थी। इस तरीके के जो होममेड सॉल्यूशन होते हैं उससे जो कीड़े और चींटियाँ होती है वो भी बिल्कुल नहीं आती है। बच्चों को कुछ भी चाहिए होता है वो कुछ ना कुछ इस तरीके का बनाते रहते हैं कलर से। अब बारी थी यहाँ पे नीचे लाइनिंग लगाने की। तो जो ये खाना वगैरह पैक करने के लिए इस तरीके के पेपर्स आते हैं, उसी से मैंने इस बार इसमें इस तरीके से लाइनिंग बना के बिछा दिया था। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये जो हमारे घर पे खाने वगैरह आता है उसमें इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं ऑर्गेनाइज़र की तरह। इससे जो भी बच्चों के सामान होते हैं वो ज़्यादा मैसी नहीं होते हैं, और सारा सामान अपनी जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है। और इस तरीके के जो हम कप वगैरह लाते हैं, तो ये मेरे पास था थर्माकोल का था, तो इसको भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ किया हुआ है। जो हम टी कप वगैरह लेके आते हैं ना, तो उसमें इस तरीके के बॉक्स आते हैं, तो मैंने 2 इसमें से निकाल दिए थे और 4 का मैं यूज़ कर रही हूँ।
तो ये एक में मैंने स्टेपलर रखा है, एक में पेपर पिन और एक में बच्चों के काफ़ी शार्पनर इरेज़र हो जाते हैं वो रखा हुआ है। और ये छोटे छोटे कलर्स जो कि चाहिए नहीं होते हैं तो उसको मैंने हटा दिया था। तो एक यहाँ पे एक सेक्शन मैंने इसको खाली रखा हुआ है जिसमें कि अभी और भी सामान आएगा। अब जितने भी कलर्स थे वो मैंने एक एक करके इस तरीके से बॉक्स में रखे हैं, क्योंकि जो स्केच कलर होता है 3-4 वैरायटी के तो बच्चों के पास रहते ही हैं। तो सारे स्केच पेन मैंने एक जगह रखे हुए हैं और इस तरीके का एक पेंसिल बॉक्स जो बच्चों का पुराना हो जाता है तो नीचे जो पेन अभी डेली में नहीं चाहिए होती है वो रखी है, उसके ऊपर जो पेंसिल कलर है वो रखा है। और अपने छोटे बेटे के लिए मैंने अलग से एक बॉक्स बना के रखा हुआ है, उसमें उसके पेंसिल कलर्स रखे हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने बेटे के स्टेशनरी को पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और ये जो डेली के पेन होते हैं, क्योंकि बच्चों को अपने पेन के कलेक्शन हो गए, चाहे कलर्स के कलेक्शन करना काफ़ी अच्छा लगता है, तो काफ़ी कलेक्शन हो गया है मेरे बेटे के पास, पेन हो या चाहे कलर्स हो। इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से अगर आप ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो बच्चों को भी ईजी हो जाता है सामान को यूज़ करना। और इस तरीके का जो टेप आते हैं ये तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को कभी कभी टेप की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो बार बार सीजर से कट करने से अच्छा है कि इसमें से अच्छे से कट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्टेपलर भी रख दिया था। तो जितना भी स्टेशनरी का सामान है वो बिल्कुल मैंने सामने रख दिया था, इससे बच्चों को भी ईजी हो जाता है यूज़ करने के लिए। और नेक्स्ट टाइम बच्चों को भी पता चल जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ से पिक किया हुआ है, उसको वहीं पे रखने के लिए। अगर मैं कोई भी सामान रैंडमली ऐसे ही रख देती हूँ, अगर बच्चों को कुछ चीज़ चाहिए होता है तो सारे सामान को वो उठा के देखेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे मैसी हो जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ के लिए मैंने अलग ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, जिससे कि बच्चों को भी ईजिली पता चल जाएगा कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। सारे डेस्क को अच्छे से यहाँ पे सेट करने के बाद जो इसका टेबल है इसको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था होममेड सॉल्यूशन से। अब एक एक करके सारे सामान को अच्छे से यहाँ पे मैं सेट कर दूँगी। अब यहाँ पे सारे बुक्स और रजिस्टर, जितनी भी रफ रजिस्टर है उनको मैं एक एक करके चेक कर लूँगी कितनी यहाँ पे चाहिए और कौन सी नहीं चाहिए, क्योंकि हाफ ईयरली होने के बाद बच्चों की जो फर्स्ट यूटी के और हाफ ईयरली के कॉपीज़ वगैरह होती है वो सब चेंज हो जाती है, फिर नई कॉपीज़ लगती है। तो पुरानी कॉपीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है रखने का, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम से पहले का जितना भी सिलेबस होता है एनुअल एग्जाम में सिर्फ 10% आता है। तो एनुअल एग्जाम जब होंगे तब मैं वो नोटबुक्स निकालूंगी, अभी यहाँ पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नई नोटबुक्स भी आएंगी। और मेरा जो छोटा बेटा है अभी 3 इयर्स कंप्लीट हुआ है उसको, तो नेक्स्ट ईयर से स्कूल में जाएगा। तो इस तरीके के जो प्रिंट आउट हम निकालते हैं उसकी एक साइड बिल्कुल खाली रहती है, तो इस तरीके से मैं उसकी रफ कॉपी बनाई हुई है जिसमें वो ड्राइंग वगैरह करता है, क्योंकि अब उसको थोड़ा बहुत लिखना आ चुका है। तो मैं इस तरीके की नोटबुक लेके आ चुकी हूँ उसके लिए। तो जो प्रिंट आउट पेपर्स होते हैं वैसे भी वेस्ट जाते हैं, तो उनको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए भी मैं अलग से कॉपीज़ वगैरह रखती हूँ। और बड़े बेटे की जितनी भी बुक्स वगैरह थी उनको मैंने अलग रखा हुआ है, छोटे वाले बेटे के बुक्स के साथ उसको मिक्स नहीं किया हुआ है। तो ऊपर की साइड जितनी भी नोटबुक्स और बुक है उनको मैं हटा दूँगी, और जो ये पुरानी नोटबुक है इनको तो मैं साइड में रख दूँगी। और कभी भी इन नोटबुक्स को ना कबाड़ में बिल्कुल ना फेंके जब तक एनुअल एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि एनुअल एग्जाम में कुछ ना कुछ इनमें से आता है, फिर ज़रूरत पड़ती है इन नोटबुक्स की। और यहाँ पे अपने बेटे की जो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह है वो रखा हुआ है, और ऊपर की साइड से जो डेली की हम डायरीज़ वगैरह होती है, कुछ नोट्स वगैरह लिखने होते हैं, वो सब मैंने ऊपर रखा है। साथ में ये इस तरीके का एक बहुत प्यारा DIY किया हुआ था पुराने कप से, ये ऊपर रखा हुआ है। जो डेली की पेन्स चाहिए वो रखी हुई है, नीचे बॉक्स रखा है। मैंने अपने बच्चों के लिए 2 मैजिक टैब लेके रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे, छोटे बच्चों को वही चाहिए होता है जो बड़े बच्चे करते हैं। क्योंकि मैथ्स के सम्स वगैरह बड़े बेटे को करने हुए थे, तो इसलिए मैं लेके आई थी रफ काम करने के लिए। तो छोटा बेटा देख लेता है तो उसको भी चाहिए था, तो उसके लिए मैंने मीशो से ये 71 रुपीज़ में मंगाया था। और इसकी जो पेंसिल होती है ना बहुत जल्दी गुम हो जाती है, तो मैंने इसमें एक तागा लगाया हुआ है जिससे कि ये पेंसिल गुम ना हो। बच्चों के स्टडी टेबल में हमेशा इस तरीके का एक फोल्डर जरूर रखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, प्रिंट आउट होते हैं, स्कूल के टेस्ट पेपर होते हैं, मैप होते हैं, या काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो टाइम से नहीं मिलती है। तो इस तरीके का अगर आप फोल्डर बना के रखते हैं तो बच्चों को भी आइडिया हो जाता है, जो भी प्रिंट आउट या कुछ एक्स्ट्रा पेपर वगैरह है वो इसी फोल्डर में रखें। नेक्स्ट टाइम जब भी बच्चों को पेपर चाहिए होगा वो इसलिए यहाँ से निकालेंगे और आपको परेशान नहीं करेंगे। ये छोटी सी स्टोरी बुक मैंने अपने बेटे के लिए फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, छोटे बेटे के लिए, क्योंकि उसको स्टोरीज वगैरह सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। और यहीं पे इस टेबल पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट इस तरीके का शीशा रखा है, इसके नीचे वर्ल्ड का मैप रखा है, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को ये मैप्स वगैरह काफ़ी अच्छे लगते हैं, टाइम टू टाइम उसको देखता रहता है, इसलिए यहीं पे रखा है सामने। और यहाँ पे मैंने बुक शेल्फ में एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा हुआ है, क्योंकि ग्रीनरी तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स देती है, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे ओरिजिनल हो, ज़रूर रखें। और एक प्यारे प्यारे यहाँ पे कुछ मैंने थॉट्स लिख के DIY किया हुआ है, उसको मैंने सामने वॉल पे हैंग किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने अपने बेटे के स्टडी टेबल को डिक्लटर एंड ऑर्गेनाइज किया हुआ है।
जितनी भी एक्स्ट्रा कॉपीज़ नोटबुक्स थी उनको भी अलग से मैं रख दूंगी, क्योंकि ये सारी बुक्स अब फरवरी एंड में ही काम आएंगी जब बच्चों के एनुअल एग्जाम आएंगे। अब बारी थी मेरी इस ड्रेसिंग एरिया को भी अच्छे से डीक्लटर करने की, क्योंकि डेली तो हम ये सामान को यूज़ करते हैं, इस एरिया को यूज़ करते हैं, पर डेली क्लीन करना भूल जाते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसी एरिया को अच्छे से डीप क्लीनिंग किया जाए, क्योंकि दीपावली आ रही है तो घर के सफाइयों में हम इतना बिजी हो जाएंगे कि ये छोटे छोटे स्पेस को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसमें जितना भी एक्स्ट्रा सामान हुआ था उनको सबको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे मैसी हो गया था। जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है, कोई भी सामान हमें चाहिए होता है जल्दीबाजी में, जल्दी में हम निकालते हैं, फिर उसको ऐसे ही रख देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी यहाँ पे मैसी हो गया था। तो इन सबको ही आज हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और इसी वजह से मैंने सारे इस कॉर्नर्स को अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी जाले वगैरह और डस्ट आ गई थी। और होममेड सॉल्यूशन से मैंने अच्छे से इस रैक को भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि जो तेल रखते हैं या हम क्रीम्स वगैरह रखते हैं उसके निशान यहाँ पे पड़ जाते हैं, तो जो बेकिंग सोडा और विनेगर होता है उससे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डीप क्लीन हो जाता है। तो जितने भी स्विच वगैरह थे उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और सारे रैक में मैंने इस तरीके से लाइनिंग रख दी है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम ये रैक जल्दी ख़राब ना हो। जितना भी सामान मैंने ड्रेसिंग एरिया से निकाला हुआ था सबको मैंने सेपरेट कर दिया था, जैसे सारे परफ्यूम, क्रीम, ऑयल, नेल पेंट सबको अलग कर दिया था। और इस तरीके का मैंने एक बहुत प्यारा सा DIY बनाया हुआ था। नेल पेंट जो रिमूवर आते हैं उस बॉक्स से बनाया था, इसमें सारी बिंदियाँ रखी हुई हैं। अब जितनी भी नेल पेंट मेरे पास थी, काफ़ी पुरानी हो गई थी या कुछ सूख गई थी, उनको मैंने अलग निकाल दिया था, उसको फेंकना था। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी नेल पेंट है जो सूख गई हैं या थोड़ी सी थिक हो गई हैं, तो आप थोड़ा सा जो नेल रिमूवर आता है वो उसकी कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो जो नेल पेंट है वो पहले की तरह काम करने लग जाएगी। अब जितनी भी मेरे पास इस तरीके की ऑल पिन थी, ये टाइम टू टाइम चाहिए होती है, तो उसको मैंने इस तरीके से एक प्यारे से ऑर्गेनाइजर में रखा है। और जितनी भी क्लिप्स वगैरह है उनको भी, क्योंकि इसलिए पता चल जाएगा कि कौन सा सामान हमने कहाँ रखा हुआ है। और इस तरीके के जो हमारे पास हेयर बैंड्स होते हैं ये गुम हो जाते हैं, टाइम से मिलते नहीं है, तो इस तरीके से आप एक ऑल पिन में अगर इनको रखते हैं तो सारे एक जगह रहते हैं और इजली जब भी चाहिए होगा इजली मिल जाएगा। जितनी भी मेरे पास लिपस्टिक थी उनको मैंने इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजर में रखा हुआ है, जो कि मैंने बच्चों के टॉयज से बनाया हुआ है। जितनी लिपस्टिक मुझे चाहिए थी वो मैंने रख दी थी, जो काफ़ी पुरानी हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी, उनको मैंने हटा दिया था, क्योंकि उनको फेंकना था, क्योंकि उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार में मैसी होता है। और इस तरीके से मैंने जो नेल कटर होता है इसको भी इसी ऑर्गेनाइजर में रखा है, क्योंकि जब भी बच्चों को चाहिए होता है, खुद को चाहिए होता है, तो ईजिली मिल जाएगा। और जितने भी मेरे पास ज्वेलरीज थी जो काफ़ी इकट्ठा हो गई थी, यानी किसी बॉक्स में कुछ रखा है, किसी बॉक्स में कुछ रखा है, तो इनको भी मैंने साथ ही साथ सेपरेट कर दिया था। एक बॉक्स में मैंने जितने भी मेरे पास मंगलसूत्र थे उनको रखा हुआ है, और दूसरे बॉक्स में जितने भी मेरे पास इयररिंग्स थे उनको रखा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी इयररिंग्स है, तो सबके लिए मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है, क्योंकि जब हम कभी बाहर जाते हैं या पार्टी में जाते हैं तो हम जल्दीबाजी में सारे ज्वेलरीज देखने लग जाते हैं, कौन सा चाहिए कौन सा नहीं, अगर हम अलग से सेपरेट करके नहीं रखते हैं तो जिसकी वजह से काफ़ी मैसी हो गए थे। कुछ मिल रहे थे, कुछ अलग बॉक्स में रखे थे, कुछ अलग बॉक्स में रखे थे। तो साथ ही साथ मैंने सबको अच्छे से सेपरेट कर दिया था, क्योंकि ईजिली पता चल जाएगी, क्योंकि आप फेस्टिवल्स आए रहे हैं तो ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए पता चल जाएगा कि कौन से चाहिए। तो इसलिए मैंने एक इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बनाया है। जितने भी बड़े इयररिंग्स है, यानी जो साड़ी या फेस्टिवल्स वाले हैं, उनको मैंने अलग से बॉक्स में रखा है। कुछ मैंने जो वेस्टर्न ड्रेस या पार्टी वेयर के रहते हैं छोटे मोटे, उनको अलग रखा है। तो इस तरीके से मैंने सारे जितनी भी ज्वेलरीज है उनको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है अलग अलग बॉक्स में। और इस तरीके का मैंने एक DIY करके ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, जिसमें मैं अपने सारे इयररिंग्स रखती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इयररिंग्स के लिए आप अलग अलग ऑर्गेनाइज़र लेके आइए, घर में भी काफ़ी ऐसे बॉक्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। कुछ मैंने ज्वेलरीज इसमें रखी हुई है जो डेली नहीं चाहिए होती है, यानी कभी कभी चाहिए होती है, और कुछ मैंने अलग से रखा है जिससे मैंने ड्रेसिंग टेबल में रखा हुआ है। अब बारी थी जितना भी सामान हमने निकाला हुआ था सबको अच्छे से सेट करने की इस ड्रेसिंग टेबल पर। तो ऊपर की साइड नेल पेंट रखा है, नीचे डेली के यूजेस के क्रीम वगैरह रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरे पास कुछ ही इस तरीके के क्रीम्स वगैरह हैं, और ये भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है। अब नीचे की साइड में क्योंकि प्रिंटर रखा हुआ है, लैपटॉप रखा है, तो इसमें भी काफ़ी डस्ट वगैरह आ गई थी, क्योंकि इसको भी मैं डेली नहीं साफ़ कर पा रही थी, तो इसी वजह से मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो सारे कॉर्नर्स में अच्छे से यहाँ पे क्लीन हो गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रिंटर को मैंने खोल के अच्छे से क्लीन कर दिया था, इसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया था, और एक फ़ोटो फ्रेम। अब जो लैपटॉप था उसको भी मैंने इसी ब्रश से अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि जो लैपटॉप के बटन्स वगैरह होते हैं उसमें भी काफ़ी डस्ट वगैरह आ जाती है, तो उसको भी यहीं पे नीचे रख दिया था क्लीन करने के बाद। तो सब चीज़ को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, और इस तरीके की जो बास्केट है उसको भी मैंने रख दिया था। अब जितना भी एक्स्ट्रा सामान था जिसे मैंने फेंकना था, जो एक्सपायर हो गई थी, उनको मैंने हटा दिया था। ये पुरानी बेडशीट मैंने बिछा दी थी, इसकी वजह से जो दूसरी बेडशीट थी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। अब बच्चे के स्टडी टेबल के पास में जो यहाँ पे मैंने बॉक्स रखा हुआ है, जो सरकारी बॉक्स बोलते हैं, उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है, जिससे कि बच्चे को पढ़ने में भी ईजी हो। तो इस तरीके से मैंने आज का अपना पूरा इस कॉर्नर को डीप क्लीन किया, अच्छे से
ऑर्गेनाइज़ किया तो इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके का है। जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा ही घर होना चाहिए या खुद का ही घर होना चाहिए। अगर छोटे घर पे अगर आपको मिलते हैं, बस आपको थोड़े से स्मार्टली सोचना पड़ता है कि कैसे आप हर चीज़ को अरेंज करके रखें। तो हम जो होम मेकर्स होते हैं उनके लिए असली चैलेंज यही होता है कि जैसा भी आपको मिला है उसी में सब चीज़ को अच्छे से परफेक्ट करना, सारे सामान को अच्छे से सेट करना और दिखने में भी जो खूबसूरत लगे। तो इस तरीके से मैंने अपने छोटे सरकारी क्वार्टर में सारे सामान को एडजस्ट करके रखा हुआ है, जिससे कि ये दिखने में भी मैसी ना लगे और दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।